नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। निफ्टी 2% गिर गई, 450 पॉइंट नीचे गिर गई। क्या हो गया ऐसा? क्या एचडीएफसी बैंक ही वो रीज़न है जिसके कारण बाजार में भयानक क्रैश आया है? उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे एचडीएफसी बैंक के क्रैश को, क्योंकि इसने अपने दम पे निफ्टी बैंक को तोड़ा है 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स। जी हाँ, आज निफ्टी बैंक 2000 पॉइंट गिर गया। अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है, क्योंकि रिजल्ट में तो ऐसा कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा है। तो रिजल्ट में गड़बड़ क्या है, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, जो कि आया है 16 जनवरी 2024 को। आज हम इसको डिकोड करेंगे। तो क्योंकि ये बैंक का रिजल्ट है, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट। कहीं कहीं पर आपको देखना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये 31 दिसंबर 2023 जो अभी अभी फिनिश हुआ है, वहाँ तक का रिजल्ट हमारे सामने रखे हैं। अगर आप बैंक की इंटरेस्ट इनकम देखोगे, 70,000 करोड़ आई है 67,000 करोड़ के मुकाबले जस्ट पिछले क्वार्टर में। लेकिन क्योंकि बैंक है, तो इसी साल जो समय बीता है वो पिछले साल के इसी समय से कंपेयर होता है, इसीलिए 31 दिसंबर 2022 से इसकी तुलना होगी तो 42,000 करोड़ से ये इनकम बढ़ी हुई है, जो कि बहुत 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 पॉजिटिव बात होती है। इनकम बढ़ाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की। ठीक है, इनकम बढ़ गई तो जो टोटल इनकम आई, आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट से आई, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये आरबीआई के पास कितना पैसा रखे हैं, अदर इनकम मतलब बैंक एश्योरेंस जो ये करके बैठे होते हैं। वाह भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कि कमीशंस आती हैं जब आप इंश्योरेंस वगैरह बेचते हो बैंक में। ठीक है, वो कमीशंस अलग अलग कंपनियाँ देती हैं इनको, जिनके ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो जो नेट इनकम आई इनकी टोटल वाली, वो आई, नेट नहीं टोटल इनकम आई। सिर्फ इनकम की बात हो रही है, क्योंकि नेट इनकम में तो खर्चे माइनस हो जाएंगे। तो भैया 81,000 करोड़ रुपए की इन्होंने इनकम करी 51,000 करोड़ के मुकाबले। अगर आप देखोगे ये इनकम 30,000 करोड़ से ज़्यादा की है पिछले साल के इसी समय से। अगर हम कंपेयर करें तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। जस्ट अगर हम पिछले क्वार्टर से भी देखें तो भी अच्छी बात है। अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस पे। अगर हमारे एक्सपेंसेस हम देखें तो लगभग 58,000 करोड़ रुपए इन्होंने करके दिखाए हैं। 32,000 करोड़ के मुकाबले एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए, और एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं ना, ऑलमोस्ट आप देख लो तो 32 से 58 में अगर हमको जाना है 8, 40 और 18 और 8 होता है 26। तो 26,000 करोड़ इनके बढ़ गए क्या, एक्सपेंसेस। तो भाई साहब एक बात बताओ, इनकम हमने 30,000 करोड़ बढ़ाई और जो एक्सपेंसेस है वो भी 26,000 करोड़ बढ़ गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? एक्सपेंसेस अगर हम मैनेज किए होते और अच्छे तरीके से तब तो मज़े ही रहते। लेकिन कोई बात नहीं, हम और चीज़ें देखेंगे। सिर्फ यही एक चीज़ तो गड़बड़ नहीं हुई होगी जिसके कारण बैंक इतने भयंकर तरीके से क्रैश किया है आज। भाई साहब, एचडीएफसी बैंक कब 8% गिरता है? आपको क्या बताऊं मैं, एचडीएफसी बैंक कब 8% गिरता है, आप ढूंढ के देखना। ठीक है, अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आ गए 58,000 करोड़। इसके बाद और भी चीज़ें बैंक को अलग करनी होती हैं, जैसे कि प्रोविजनिंग करनी होती है। ठीक है, लगभग इन्होंने 4,000 करोड़ यहाँ पर खर्च किया, यहाँ पर 2,800 करोड़ खर्चा किया था। तो हम नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 16,372 करोड़ का इनका आया है 12,259 करोड़ के मुकाबले। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 12,000 करोड़ से 16,000 करोड़ पे प्रॉफिट आया, लगभग प्रॉफिट बढ़ा है 4,000 करोड़। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो 32,000 करोड़ से 58,000 करोड़ पे आए थे। अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा, जी हाँ 25,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी है इनकम। ठीक, अब सोचो, इनकम बढ़े 25,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट बढ़े सिर्फ 4,000 करोड़, तो आपको असली कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई ना कि जिस रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, उस रेशियो में हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखोगे ना, 18% पे आ गई है 18.39, जो कि 17.66% से तो अच्छी है, लेकिन जस्ट पिछले क्वार्टर से कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि आपके पास जो आरबीआई ने गाइडलाइन सेट की है, वहाँ पर अभी काफ़ी रूम है। ये बैंक बहुत अच्छी हेल्दी पोजीशन में है, ये चीज़ बहुत अच्छे से ये हेल्दी मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ भी बुरा नहीं था, यहाँ भी बुरा नहीं है, बस यही है कि यहाँ की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर डेंट पड़ा है। इसीलिए एक छोटी सी नेगेटिव बात आप इसको मान सकते हो, बाकी इसको नेगेटिव माना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की लिमिट्स ये काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन में
हैं अभी भी। अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं, ठीक है, 21.58, यानी कि हर शेयर पे इनकी कमाई हुई है 21.58 रुपये। यानी कि आपके पास आज एक HDFC बैंक का शेयर है तो इन्होंने 21 रुपये आपके लिए कमा करके दिए हैं आपको इस क्वार्टर में। लेकिन भाई साहब जो सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है वो ये है कि इसी बैंक ने पिछले साल के इसी समय में 22 रुपये, यहाँ पर 21.5 रुपये, यहाँ पर इन्होंने 22 रुपये कमाए थे, दैट टू विथ लेस प्रॉफिट। सोचो कि 4,000 करोड़ कम कमाने के बाद भी ये जो स्टॉक है आपको 22 रुपये का EPS दिया था और यहाँ पर नहीं दे पाया। तो ये एक नेगेटिव बात है और मैं इसको एक बड़ी नेगेटिव बात मानता हूँ। अगर हम NPAs की बात करें तो जो इनका ग्रॉस NPA है वो 1.26% पे आया है, जो कि बढ़ गया है 1.23% से। यहाँ पर बढ़ा है लेकिन यहाँ से घटा है, यहाँ से अच्छी बात है लेकिन यहाँ से ये चीज़ नेगेटिव मानी जाती है। तो यहाँ से ये चीज़ नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही हो रही है और इसीलिए देखो बैंक का रिजल्ट है तो वो वहीं से तुलना होगा पिछले साल के इसी क्वार्टर से। तो भाई साहब आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। एक चीज़ हाँ, कुछ लोगों को लगेगी कि जो इनका टोटल डेट टू टोटल असेट है, यानी कि जो इनके पास कर्जे हैं अपने असेट्स के मुकाबले, वो हैं 21%। अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 10% थे। तो भाई साहब आपको पता होगा कि HDFC इनकी पेरेंट कंपनी अब इन्हीं के साथ है, तो इसी कारण ऐसा हुआ है। और भी कुछ वहाँ पर पैरामीटर्स हैं, आपको वो सब चीज़ें न्यूज़ में मिलती रहती हैं, लेकिन इसको आप नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ें मुझे नेगेटिव लगी मैंने आपको दे दी। अब असली मुद्दे की बात करते हैं कि क्या सब कुछ HDFC बैंक में गड़बड़ ही हो रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं भाई, सब कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो इनका स्टॉक प्राइस कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो स्टॉक आपको 1680 में नहीं पसंद था वो 1580 में शायद पसंद आता। जी हाँ, अगर तब भी नहीं आया तो ये तो 1530-35 भी आपको दे रहा था आज, तो वहाँ पर पसंद आता। तो मेरे हिसाब से जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश थी उनको मिल चुकी है एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक। भाई साहब आपको मैं बताऊँ, ये स्टॉक 13 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखा था इस दिन लगभग, और अभी ये 12 लाख करोड़ से नीचे है, 11 पॉइंट समथिंग आ चुका है। तो आप सोचो एक बैंक जिसने अपना लॉस नहीं किया, उसको कोई लॉस नहीं हुआ, फिर भी उसके स्टॉक को, उसके मार्केट वैल्यू को लॉस हो गया लगभग 1 लाख करोड़ का। एग्जैक्टली नहीं है, इससे थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन भाई साहब 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में हुआ है। तो सोचो कि कैसे जो ट्रेडर्स हैं और कैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको डेंट झेलना पड़ता है। एक जो होता है ना माइंडसेट बन जाता है कि भैया यहाँ तो गड़बड़ हो गया, बेचो बेचो बेचो। और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि मार्केट बहुत ही इन्फ्लेटेड थी और उसको एक रीज़न चाहिए था। मैं आपको लगातार पहले भी कहता आया हूँ कि भाई साहब मार्केट जो है ना अपने रीजंस तलाश लेती है, वो ढूंढना चाहती है कभी कभी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर उसको बाइंग ट्रिगर दे दें, वो ढूंढना चाहती है यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर आपको सेलिंग ट्रिगर दे दे। तो HDFC बैंक के साथ क्या करना चाहिए भाई साहब, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, मैं यहाँ पर भी हैं जानबूझ करके इंक्लूड किया हूँ क्योंकि सेबी चाहती है हर कोई सेबी से रजिस्टर्ड हो जाए। उन्होंने ही HDFC बैंक का टारगेट 1800, 1900 और कुछ ने तो 2000 के ऊपर का पहले भी दिया हुआ है। और अभी भी इन लोगों ने, इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो टारगेट प्राइस कट किया है ना, किसी ने 20 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 70 रुपये, यानी कि अभी भी HDFC बैंक का अगर हम एवरेज प्राइस टारगेट माने तो यहाँ से कम जहाँ पर अभी इसका प्राइस है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे 1543, तो भाई साहब मिनिमम 300 रुपये के आसपास का एवरेज आपका आता है जो HDFC बैंक में एज आ टारगेट आपको दिया गया है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो रिसर्च करती हैं, एनालिसिस करती हैं इन कंपनियों के रिजल्ट्स की। तो आपको अगर दूसरों पे भरोसा करना है तो आप उन पे अगर चाहो तो कर सकते हो भरोसा, क्योंकि इस स्टॉक का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्या है, देखो पहली बात कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और दूसरी बात मुझे रिजल्ट अच्छा किसी भी एंगल से ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं लगा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि भैया रिजल्ट में ये बुरा है, तो भाई मैंने उससे पहले एक बात की थी बर्ड आई व्यू, जिसको आप हॉक आई व्यू बोलते हो,
ठीक है, चील की नज़रों से अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, तो इस बैंक के पास पूरा पोटेंशियल है अपने बुरी चीज़ों को अच्छाई में कन्वर्ट कर देने की। इसीलिए अगर मैं हॉक आई व्यू से देखूंगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं नज़र आ रही है, और मुझे ऐसे स्टॉक को गिरने पे एक अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देती है। तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तलाशनी चाहिए। बिना किसी डाउट के इस स्टॉक को अभी कुछ समय तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके खिलाफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी लग जाएगी कि भैया इसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। जो रियल पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब अलग अलग लोग इनको बताएंगे कि भैया इन्होंने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। जैसे कि जो सबसे बड़ी बात डिस्कशन में आ रही है वो ये है कि जो इनका मैनेजमेंट है वही ऑप्टिमिस्टिक बातें नहीं कर रहा है। क्यों? बैंक का जो मैनेजमेंट है वो आकर के बोल दिया हमारी अर्निंग एस्टीमेट आगे साल के लिए कम है। तो भैया इस चीज़ को एक मुद्दा बनाया जाएगा। और देखो, सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, वो ईमानदार हैं, ठीक है, वो सही बातें आपके सामने करते हैं, और इसीलिए मुझे इस कंपनी पे ट्रस्ट है। और इनके स्टॉक को जब भी गिरावट आएगी मैं खुद को सजेशन दूंगा यही कि भैया इनके स्टॉक को खरीदना चाहिए, ठीक है। अब एक ऐसा मैनेजमेंट भी हो सकता है जो फर्जी गोलगप्पे उड़ाए हवा में, जी हाँ, गुलछर्रे उड़ाए हवा में गुलछर्रे नहीं उड़ाए जाते, लेकिन वो कह सकता है ना कि भैया कोई बात नहीं, सब कुछ चंगा सी, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम मौज काट रहे हैं और आगे भी मौज काटते रहेंगे, ये भी बोला जा सकता था। लेकिन इन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच दिखाते हुए साफ साफ हमारे सामने बातें रखी हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रोविजंस में इन्होंने इतना पैसा क्यों डाल दिया, यहाँ पर इतना पैसा क्यों डाल दिया। तो भाई आप बैंक में जाकर के खुद ही बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? आप खुद का HDFC बैंक बना करके दिखा दो। अब बैंक का मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा ना, वो कहाँ पर कितना पैसा किस चीज़ के लिए रख रहा है, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, बैंक को आगे तकलीफ आती दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पैसा दे रहा है, इसलिए यहाँ से कर्जे उठा रहा है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ ज़्यादा आकर के रिस्क नहीं ले रहा है। तो भैया ये सब चीज़ें सिर्फ कहने की होती हैं। बैंक के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस ऊपर से देखने में बहुत आसान है, अंदर घुसने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस हो जाता है। और जब RBI की गाइडलाइंस और देश के सरकार के द्वारा बहुत सारी बातें कही जाती हैं ना, तो उसको फॉलो करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस कठिन दौर में स्टॉक सस्ता हुआ है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मुझे इस स्टॉक पे एज ऑफ नाउ पूरा भरोसा है, इनके मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है। बाकी मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लूँगा। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा। बाकी आपको तो पता होगा कि मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन है। बाकी एक और चीज़ आपको जाते जाते बता दूँ कि भैया फाइनेंशियल एडवाइज़र का नाम नहीं शेयर किया जाता है, ठीक है। अब जाते जाते एक और चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट में और भी स्टॉक्स तो होंगे जो गिरे हैं आज। भाई अपोलो हॉस्पिटल देखो यार, 1% ऊपर है, उसको देख के लग रहा है। खैर, HDFC बैंक 8% नीचे, टाटा स्टील 4% नीचे, कोटक बैंक 3.25% नीचे, एक्सिस बैंक 3.5%, हिंडाल्को 3.25% नीचे है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव कौन होगा? ऑफकोर्स HDFC बैंक होगा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में दबा दबा के ट्रेडिंग हुई है आज। बाकी अगर हम नेक्स्ट 50 में चलें तो वहाँ तो कोई गिरावट ही नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पर HDFC बैंक जैसा कमर तोड़ने वाला कोई स्टॉक नहीं था। हाँ, गिरावट बिल्कुल आई है, जैसे कि जोमेटो आज गिरा है, श्री सीमेंट गिरा, जिंदाल स्टील गिरा। तो ये सब चीज़ें आम सी लग रही हैं वहाँ पर, क्योंकि जनरल गिरावट दिखाई दे रही है। निफ्टी भी कुछ भयानक नहीं गिर गई, 450 पॉइंट, लेकिन क्योंकि निफ्टी बैंक में इतनी भयानक तकलीफ आ गई, इसीलिए हमको लग रहा है कि भाई साहब आगे भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन HDFC बैंक 8% कब गिरा था, हम इस पर एक मतलब कर लेते हैं ना, कि देखते हैं कि इससे पहले ये स्टॉक इतना भयानक तरीके से कब टूटा था, ठीक है। यहाँ पर ये 8% गिरा है, उसके पहले ये वाली गिरावट बड़ी थी लगभग 4%, उसके अलावा जनरली एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट है नहीं। आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 3%, आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 6% देख रहे हैं। इससे जो हम कंपैरिजन करते हैं तो भी आज की गिरावट बहुत भयानक है, क्योंकि इसके बाद रिकवरी आ गई थी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और डिप लिया था, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम गिरावट की बात करें तो जनरली मुझे नहीं दिखाई दे रही, आप बताइएगा। HDFC बैंक इससे पहले 8% कब गिरा था? जैसे यहाँ 5%, यहाँ 4%, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 6%, यहाँ पर 4%। आप ढूंढिएगा शायद आपको मिल जाए। कोविड तक मत चले जाइएगा, उससे
पहले ही रहिएगा और वहाँ पर हमको आप ढूंढ के बता देना कि HDFC बैंक 8% कब गिरा था। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सही सलाह लीजिएगा। मैंने रिजल्ट देखा और रिजल्ट एक बहुत आम इनोसेंट इन्वेस्टर की तरह ही देखा हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें पहली बात तो मुझे समझाने में ही तकलीफ़ देती हैं, और दूसरी चीज़ें आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और मैं आपसे कहूँ भी क्यों कि भैया इंटरेस्ट ले लो, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा में आपने 10th में इंटरेस्ट ले भी लिया तो आज आपको क्या ही उपयोग है उसका? ऑलमोस्ट कोई उपयोग नहीं है। नेग्लिजिबल बातें होती हैं ये सब, बस हमको फालतू में दिमाग में फर्जी चीज़ें नहीं भरनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आपकी जो मर्जी वो कीजिए। रिजल्ट एनालाइज मैंने आपके सामने कर लिया, और आपको दूर से सिर्फ जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट जो है नीचे रहती है तो ऊपर जाने के बहाने ढूंढती है, और ऊपर रहती है तो नीचे आने के बहाने ट्रिगर ढूंढती है, जिसके कारण उसको एक पुश मिल जाए और वो भयानक तरीके से गिर जाए या फिर भयानक तरीके से ऊपर चली जाए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।